हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं कपिल शर्मा आपके अपने चैनल स्टडी विद कपिल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोजाना की तरह हम जीके एंड जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 42 लेकर आए हूं। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट आपकी सभी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, क्योंकि दोस्तों इसमें सभी जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं और सभी सब्जेक्टों से प्रश्न लिए जाते हैं। इसलिए इस प्रैक्टिस सेट को दोस्तों जरूर दीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं। क्वेश्चन तो आसान है दोस्तों, बट इससे हमारे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं और हम गलत कर देते हैं। आसान क्वेश्चनों को ही हम गलत कर देते हैं, इसलिए अच्छे से देखेंगे दोस्तों। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं। ऑप्शन ए है 1011, ऑप्शन बी 1028, ऑप्शन सी है 1255 और ऑप्शन डी है 1020। तो कितने हैं दोस्तों। अगर मैं बात करता हूँ सूक्त की, तो सूक्त हो जाएंगे आपके ऑप्शन बी 1028 सूक्त हैं दोस्तों। ठीक है। अगर हम बात करते हैं ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद को दोस्तों क्या कहते हैं, सबसे प्राचीन वेद। कौन सा दोस्तों, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है दोस्तों, सबसे प्राचीन वेद है। और कितने मंडल है, मंडल पूछे जाते हैं दोस्तों, तो इसमें 10 मंडल का उल्लेख किया गया है। कितने दोस्तों, 10 मंडलों का उल्लेख किया गया है। और कितने सूक्तों का, 1028 सूक्तों का उल्लेख है दोस्तों। अगर पूछा जाए कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। सेकंड देखेंगे, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना। दोस्तों क्वेश्चन कई प्रकार से पूछा जाता है हमसे, कि ये पूछ रहा है विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना। ऑप्शन ए 1853 ईस्वी, ऑप्शन बी 1856 ईस्वी, ऑप्शन सी 1863 ईस्वी और ऑप्शन डी 1865 ईस्वी। अगर मैं बात करूं दोस्तों विधवा पुनर्विवाह कब बना, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 1856 बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है। अब बात करते हैं हम विधवा पुनर्विवाह से संबंधित जो हमारे भारतीय थे वो कौन थे दोस्तों, तो ईश्वर चंद विद्यासागर। कौन दोस्तों, ईश्वर चंद विद्यासागर। ठीक है, अच्छे से याद रखना दोस्तों। ठीक है, बहुत ऑप्शन पूछा जाता है दोस्तों। अगर मैं बात करूं कि विधवा पुनर्विवाह जो हमारा तैयार हुआ था कानून, तो उस समय हमारे जो वायसराय थे कौन थे दोस्तों, वायसराय नहीं, गवर्नर जनरल कौन था, पहला था लॉर्ड डलहौजी। कौन था दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी उस टाइम थे, डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी थे जब ये विधवा पुनर्विवाह कानून तैयार किया गया था। और जब ये कानून पारित हुआ, जब कंप्लीट होगा, उस समय कौन था दोस्तों, तो उस समय था केनिंग दोस्तों। कौन था, केनिंग था। ठीक है, तो सारे फैक्ट आप अच्छे से याद रखेंगे। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना दोस्तों, तो 1856 में बना था, याद रखेंगे। ठीक है। और उस समय जब ये कानून तैयार किया जा रहा था, जब कौन था दोस्तों, गवर्नर जनरल पूछे तो लॉर्ड डलहौजी था। और अगर पूछा कि विधवा पुनर्विवाह कानून कब पारित हुआ, उस समय कौन थे, गवर्नर जनरल तो केनिंग था। कौन था दोस्तों, केनिंग। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पर, कि कौन सा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहा जाता है। कौन सा दोस्तों, कौन सा द्वीप है जो इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहा जाता है। ऑप्शन है सुमात्रा, ऑप्शन बी सुलावेसी, ऑप्शन सी बोर्नियो, ऑप्शन डी है जावा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों सही आंसर इसका। अगर हम बात करते हैं कौन सा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहलाता है, तो जावा कहलाता है दोस्तों। क्या, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, जावा। जावा जो द्वीप है आपका इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहलाता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, किसी न किसी परीक्षा में पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, कि काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। क्या पूछ रहा है दोस्तों, काली मिट्टी, काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है ये सभी। तो बात करते हैं दोस्तों काली मिट्टी के विस्तार की, तो महाराष्ट्र में पाया जाता है दोस्तों, गुजरात में पाया जाता है और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। इन सभी में काली मिट्टी का दोस्तों विस्तार पाया जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन बनता है दोस्तों हमारा काली मिट्टी से, कि काली मिट्टी का अन्य नाम।
अन्य नाम दोस्तों इसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। बहुत पूछा गया है, काली मिट्टी का अन्य नाम कौन सा है, तो रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और काली मिट्टी में कौन सी मुख्य फसल होती है दोस्तों, कपास। कौन सी, कपास मुख्य फसल होती है दोस्तों काली मिट्टी में, बहुत उपयोगी है। कपास के लिए पूछा जाता है कि कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, तो आंसर फिर हमारा काली मिट्टी हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों, सारे जो भी आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं मैं आपको बताते हुए चलूँगा दोस्तों, इसलिए अच्छे से सभी फैक्टों को आप याद रखेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी दोस्तों। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कीजिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। दोस्तों क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ऑप्शन ए लार ग्रंथि, ऑप्शन बी थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन सी यकृत ग्रंथि, या ऑप्शन डी है अमाशय। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों सही आंसर, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों, तो यकृत सबसे बड़ी है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है दोस्तों, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत, लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, ये हमारे करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों। भारतीय सेना और वायुसेना द्वारा वायु प्रहार अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है। ऑप्शन ए पश्चिमी कमान, ऑप्शन बी उत्तरी कमान, ऑप्शन सी है पूर्वी कमान, ऑप्शन डी है दक्षिणी कमान। तो कहाँ किया गया है दोस्तों, अगर हम बात करें भारतीय सेना और वायुसेना द्वारा वायु प्रहार अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है, तो पूर्वी कमान में। कहाँ दोस्तों, पूर्वी कमान में किया गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छे से याद रखना है। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर, पूर्वी कमान हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, महिला प्रीमियर लीग 2023 के पहले संस्करण की विजेता टीम कौन सी है। तो पहले संस्करण की जो विजेता टीम है महिला प्रीमियर लीग 2023 की कौन सी है दोस्तों। ऑप्शन ए दिल्ली कैपिटल्स, ऑप्शन बी मुंबई इंडियंस, ऑप्शन सी है यूपी वॉरियर्स, ऑप्शन डी है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। तो क्या हो जाएगा दोस्तों सही आंसर, अगर मैं बात करता हूँ ऑप्शन नंबर बी, किसने जीता दोस्तों महिला प्रीमियर लीग पहले। ऑप्शन नंबर बी, मुंबई इंडियंस ने जीता दोस्तों। किसने, मुंबई इंडियंस ने जीता। और किसको हराया है, दिल्ली कैपिटल को हराया। तो उपविजेता कौन है, दिल्ली कैपिटल है उपविजेता। ठीक है, दिल्ली को हराया है, किसने हराया दोस्तों, मुंबई इंडियंस ने जीता। तो सही आंसर क्या है, मुंबई इंडियंस, बिल्कुल सही आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। मनरेगा के तहत सर्वाधिक मजदूरी 357 रुपये देने वाला राज्य कौन सा है। बोल रहा है दोस्तों क्वेश्चन कि मनरेगा के तहत सर्वाधिक मजदूरी 357 रुपये देने वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। तो कौन सा सही आंसर है दोस्तों, अगर मैं बात करूं सर्वाधिक मजदूरी कौन दे रहा है दोस्तों, तो हरियाणा बिल्कुल सही आंसर है। कौन, हरियाणा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। अब सबसे कम कौन दे रहा है दोस्तों, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सबसे कम दे रहा है दोस्तों। ठीक है, सबसे कम को कहाँ है मजदूरी, मध्य प्रदेश में है। और जो ग्रोथ पाई गई है दोस्तों, जो ग्रोथ वृद्धि जो हुई है, वो सर्वाधिक जो वृद्धि पाई गई है वो राजस्थान में पाई गई है। किसके अंदर, मनरेगा के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो तीनों पॉइंट आपको याद करने अच्छे से। अगर पूछे सर्वाधिक मजदूरी 357 रुपये कहाँ, कौन सा राज्य है, तो हरियाणा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछे ग्रोथ कहाँ हुई है सबसे ज़्यादा, तो ग्रोथ राजस्थान में हुई है। अगर पूछे सबसे कम कौन दे रहा है, कम जो है तो मध्य प्रदेश में सबसे कम मिल रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तीनों पॉइंट आप अच्छे से याद रखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 कि पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है दोस्तों। ऑप्शन ए मॉन्ट्रियल, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी टोक्यो, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। तो कहाँ किया गया है दोस्तों, पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो अच्छे से याद करना। न्यूयॉर्क में, कहाँ, न्यूयॉर्क में किया गया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, न्यूयॉर्क। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर।
क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों हमारा, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला और विश्व का पांचवा दोस्तों, क्या है, भारत का पहला और विश्व का पांचवा बॉक्साइट सीआरएम किसने विकसित किया है? क्या कह रहा है दोस्तों, बॉक्साइट सीआरएम किसने विकसित किया है? तो हिंडाल्को ने, नाल्को ने, बाल्को ने, या वेदांता समूह ने। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला है और विश्व का पांचवा बॉक्साइट सीआरएम किसने विकसित किया है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, नाल्को और प्लस किसने, बार्क ने, BARC, भाभा एटॉमिक जो है दोस्तों, उसके साथ नाल्को ने मिलकर बॉक्साइट सीआरएम विकसित किया दोस्तों। और भारत का कौन सा दोस्तों, पहला है, और विश्व का पांचवा। अच्छे से याद करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद करेंगे, किसी ना किसी परीक्षा में आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? क्या पूछा दोस्तों क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, ऑप्शन बी संसद करता है, ऑप्शन सी राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन डी विधि मंत्रालय करता है। तो कौन करता है दोस्तों? अगर मैं बात करूं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन से? राष्ट्रपति। कौन सा अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 124 के अंदर सर्वोच्च न्यायालय बताया गया दोस्तों, अनुच्छेद 124। तो अनुच्छेद 124 कै और ख के द्वारा जो हम करते हैं दोस्तों, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं दोस्तों। ठीक है, अनुच्छेद 124 के 2 में बताई गई है। तो अनुच्छेद 124 किससे संबंधित है? सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। अच्छे से याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, 12 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, कि प्राक्कलन समिति के सदस्य, क्या पूछा दोस्तों, प्राक्कलन समिति के जो सदस्य हैं वो केवल लोकसभा से चुने जाते हैं, बी है केवल लोकसभा और राज्यसभा दोनों से चुने जाते हैं, सी है केवल राज्यसभा से चुने जाते हैं, और डी है इनमें से कोई नहीं दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों प्राक्कलन समिति की, तो इसमें कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? 30 सदस्य होते हैं। कितने दोस्तों? 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, 30 सदस्य होते हैं दोस्तों, और ये केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। कितने दोस्तों? लोकसभा के 30 सदस्य लोकसभा के होते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्राक्कलन समिति के सदस्य केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। और कितने सदस्य होते हैं दोस्तों समिति में? 30 सदस्य होते हैं। अब ऑप्शन बी देखते हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से कौन सी समिति होती है दोस्तों? लोक लेखा समिति। कौन सी दोस्तों? लोक लेखा समिति। जो लोक लेखा समिति है ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों से चुने जाते हैं। और टोटल सदस्य कितने होते हैं दोस्तों? 22 होते हैं। 15 हमारी लोकसभा से चुने जाते हैं और राज्यसभा से हमारे 7 चुने जाते हैं। टोटल कितने होते हैं दोस्तों? 22 सदस्य होते हैं। अगर पूछे लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो 22 होते हैं दोस्तों। 15 तो लोकसभा से और 8 राज्यसभा से 7 चुने जाते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर 22 सदस्य होते हैं। तो दोनों फैक्ट आप अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी परीक्षा में जरूर पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार आपातकाल में नहीं छीना जा सकता? क्या पूछा दोस्तों? आपातकाल जब हमारा लगता है दोस्तों, कौन सा एक अधिकार है जो नहीं छीना जाएगा? ए है संगठित होने का अधिकार, बी है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, सी है भाषण का अधिकार, और डी है आवागमन का अधिकार। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों सही आंसर इसका? कौन सा एक आपातकाल के दौरान हमसे अधिकार नहीं छीना जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन ए है संगठित होने का अधिकार, ये तो बिल्कुल ये तो छीन सकता है दोस्तों, खत्म हो जाएगा। ऑप्शन बी है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये बिल्कुल सही है दोस्तों, ये अधिकार हमसे नहीं छीना जाएगा। बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से संशोधन अधिनियम के द्वारा दिल्ली व पुडुचेरी की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया है? कौन सा संशोधन अधिनियम है दोस्तों जो दिल्ली व पुडुचेरी की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया है?
ऑप्शन ए है 86वें संविधान संशोधन, बी है 70वां संविधान संशोधन, सी है 69वां संविधान अधिनियम द्वारा या 61वें संशोधन अधिनियम द्वारा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 70। कौन सा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 70वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली व पुडुचेरी के विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों। अगर मैं बात करूं दोस्तों 86वें संविधान संशोधन, तो ये किससे संबंधित है? निःशुल्क शिक्षा से है। किससे दोस्तों? निःशुल्क शिक्षा। अच्छे से याद रखेंगे, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। 69वें संविधान संशोधन को दिल्ली से संबंधित दोस्तों, दिल्ली को राजधानी का दर्जा मिला था 69वें संविधान 69वें संविधान संशोधन से। ठीक है। और 61वें संविधान संशोधन जो है दोस्तों, वो 21 से घटाकर 18 वर्ष जो कर दी थी। 18 वर्ष वोटिंग की जो उम्र है, मतदान की उम्र 18 वर्ष कर दी थी, तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो चारों पॉइंट आप अच्छे से याद रखेंगे कि 86वें संविधान संशोधन निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। 70वें संविधान संशोधन से जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि दिल्ली व पुडुचेरी की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया, तो 70वें संविधान अधिनियम द्वारा। और सी है 69वें संशोधन के द्वारा क्या हुआ दोस्तों? दिल्ली को राजधानी का दर्जा प्राप्त हुआ है। और डी है 61वें संविधान संशोधन द्वारा 21 से 18 वर्ष आयु के बीच। ठीक है। जो हमारी 21 से घटाकर 18 कर दी गई है मतदान की उम्र, तो वो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा है। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि राष्ट्रपति पद की योग्यता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? राष्ट्रपति पद की जो योग्यता है, क्या क्या होनी चाहिए दोस्तों? भारत का नागरिक हो, बी है लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, अधिकतम आयु 35 वर्ष हो, और इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा असत्य है दोस्तों? असत्य पूछ रहा है। ऑप्शन ए है भारत का नागरिक हो, बिल्कुल सही है दोस्तों। लोकसभा बनने की आयु की योग्यता हो, बिल्कुल सही है। और अधिकतम आयु नहीं दोस्तों, अधिकतम नहीं है, न्यूनतम आयु है ये। न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम तो इसकी है ही नहीं दोस्तों कुछ। तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। तो ऑप्शन सी ही हमारा सही आंसर है, यही गलत है। तो राष्ट्रपति पद की योग्यता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? सी बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ के लेखक पूछ रहा है दोस्तों, इसके रचयिता कौन है? ए रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, बी बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, सी सरोजनी नायडू हैं दोस्तों, सरोजनी है ये, सरोजनी नायडू हैं, और डी है अरविंद घोष है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों सही आंसर? अगर मैं बात करता हूँ आनंद मठ के लेखक की, तो बिल्कुल सही आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है दोस्तों? ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित है आनंद मठ। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा दोस्तों? राष्ट्रगान। हमें पता है अच्छे से राष्ट्रगान का रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर हैं दोस्तों। जन गण मन जो हमारा राष्ट्रगान है, उसके रचयिता कौन है दोस्तों? रविन्द्रनाथ टैगोर है। और आनंद मठ के कौन हो जाएंगे? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बंकिम चंद्र चटर्जी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन जो है वो किसने प्रारंभ किया था दोस्तों? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी विनोबा भावे, और डी राम मनोहर लोहिया। तो क्या सही आंसर है दोस्तों? भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, विनोबा भावे। किसने किया था दोस्तों? विनोबा भावे ने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एसएससी में पूछा गया है। अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों क्वेश्चन को। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 कि लोसांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों बहुत ही कई बार परीक्षाओं में पूछा गया कि लोसांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन बी है लद्दाख, ऑप्शन सी है सिक्किम, ऑप्शन डी दोस्तों नेक्स्ट पेज पे है, तो ऑप्शन डी लिख लीजिए मिजोरम। मैं लिख देता हूँ मिजोरम, लिख लीजिए। ठीक है, मिजोरम। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर अगर मैं बात करूँ लोसांग उत्सव की, तो ये सिक्किम में मनाया जाता है। किस में दोस्तों? सिक्किम में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। और लद्दाख में इससे मिलता जुलता मनाया जाता है दोस्तों, कौन सा? लोसर। लोसर भी पूछा गया कि लोसर उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो लोसर लद्दाख में मनाया जाता है दोस्तों, और लोसांग सिक्किम में मनाया जाता है। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे, दोनों फैक्ट आप अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। लोसर लद्दाख में, लोसांग सिक्किम में। ठीक है,
अच्छे से याद रखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 पर। देखिए ये इस PDF में आ गया था दोस्तों ये हमारा ऑप्शन, तो इसको कट कर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 19 पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? द्रव अवस्था में कौन सी धातु होती है दोस्तों कमरे के तापमान पर? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम और ऑप्शन डी है पारा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पारा बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। ठीक है, तो पारा जो है पारा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है दोस्तों। द्रव अवस्था में रहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में दोस्तों पूछा गया है। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, और ये हमारी वीडियो का आज का दोस्तों अंतिम प्रश्न है, इसलिए अच्छे से देखेंगे। मधुमक्खी पालन कहलाता है, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर, बी एपीकल्चर, सी टिश्यू कल्चर और डी है पीसी कल्चर। तो मधुमक्खी पालन कौन क्या कहलाता है दोस्तों? ऑप्शन बी एपीकल्चर हमारा मधुमक्खी पालन कहलाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों। अगर हम बात करते हैं सेरीकल्चर की, तो रेशम कीट का पालन किया जाता है दोस्तों, रेशम कीट का पालन किया जाता है। सी की बात करता हूँ टिश्यू को, तो टिश्यू का अध्ययन कहलाता है, ऊतकों का अध्ययन जो कहलाता है हमारा टिश्यू कल्चर कहलाता है दोस्तों। ठीक है, और पीसी कल्चर तो मत्स्य पालन। क्या दोस्तों? मत्स्य पालन जो मत्स्य पालन कहलाता है, पीसी कल्चर कहलाता है। ठीक है दोस्तों, सेरीकल्चर रेशम कीट का पालन कहलाता है, रेशम कीट का जो अध्ययन किया जाता है वो सेरीकल्चर के अंदर किया जाता है। एपीकल्चर के अंदर मधुमक्खी पालन किया जाता है। टिश्यू कल्चर के अंदर ऊतकों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों, या ऊतकों का पालन जो किया जाता है टिश्यू कल्चर। और पीसी कल्चर के अंदर मत्स्य पालन किया जाता है दोस्तों। तो अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों, सारे फैक्ट आप अच्छे से याद रखेंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो दोस्तों अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कीजिए। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।